हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, हम लोगों ने एक नई चीज स्टार्ट करी है प्रैक्टिस प्रो बैच के नाम से। तो आज से अपने एक नया बैच चलेगा जिसका मैंने नाम रखा है प्रैक्टिस प्रो बैच। और ये जितने भी आने वाले एग्जाम है ना, अपकमिंग जितने भी आपके 2025 में एग्जाम होने वाले हैं, उन सबके लिए ये बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? परसेंटेज। आज अपन परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अच्छा, परसेंटेज के क्वेश्चन कौन से रहेंगे? क्वेश्चन वही रहेंगे जो एसएससी सीजीएल में भी 2024 का हुआ है ना, उसके जो टीयर 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उसके मैं ए टू जेड आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। पूरा 30 क्वेश्चन थे आई थिंक, तो 30 अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे परसेंटेज के। ऐसे 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे सारे एग्जामों के। ठीक है, तो आज अपनी है एसएससी सीजीएल का नंबर, तो सभी बच्चे देखेंगे और अपन क्या करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा स्कोर इतना 100% कैसे रहता है, क्योंकि जो मैं आपको अप्रोच बताऊंगा वो एग्जाम में लगने वाली होगी, क्योंकि वही अप्रोच आप एग्जाम में कर रहे होंगे। यहाँ पे बैठ के तो मैं कोई भी तरीका सिखा सकता हूँ कि भाई ऐसे कर दो वैसे कर दो, लेकिन एग्जाम हॉल में जो आपका दिमाग चलेगा ना, सॉल्यूशन वैसे ही होंगे और आंसर वैसे ही आएगा, तभी आप वहां कर पाएंगे और तभी 100% स्कोर मेरी तरह कर पाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना कि जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरे बारे में कुछ जान लीजिए। मेरे बारे में 4 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि मेरा रीजनिंग और मैथ्स में कैसा स्कोर रहता है। और जो भी बच्चों को लग रहा है कि सर थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना है, तो मैंने स्कोर कार्ड अपने चैनल में शेयर कर रखे हैं। इसकी प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, माई स्कोर कार्ड करके, मोटिवेशन करके, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं और कितना मैंने पढ़ा रखा है, तो वो सब आप देख लेना। ठीक है भाई, चले आगे, चलते हैं आगे। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। तो आप सबसे पहले ये बताओ कि 2.5%, तो 2.5% छोड़ो, पहले मैं आप 5% का मतलब बताओ। तो आप कहेंगे गुरुजी 5% का मतलब तो 1/20 होता है। तो अगर हम 2.5% की बात करें तो 2.5% हो जाएगा कितना, 1/40, आधा कर देंगे इसका, 1/40। कह रहे हैं राम है और श्याम है, राम की आय जो है वो श्याम की आय से 2.5% अधिक है। तो अगर श्याम की हम 40 मान लें तो इसका 2.5% कितना होता है, 1। तो राम की आय 1 ज्यादा हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 41। तो राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है। आपसे पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो आप बताओ श्याम जो है वो कितने कम है राम से। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 कम है, कितने से, राम से। राम कितना, 41, 1 कम है 41 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपको पता है 41 से अगर काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 41 दूनी 82, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना पहला सवाल। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन आराम आराम से सारे सवाल डिस्कस करेंगे और बहुत बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है भाई, चलते हैं आगे अपने सवाल नंबर 2 की। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे। जब नहीं आएगा तब मेरे सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं। कह रहे हैं एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात 4:1 है। तो आप ये बताओ एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका जो अनुपात है वो 4:1 का है। ठीक है भाई। अब हमसे कह रहे हैं यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती है। तो आप हमें सबसे पहले इनकम बताओ ना। अगर कोई व्यक्ति 4 रुपए खर्च कर रहा है, ये महिला 4 रुपए खर्च कर रही है, 1 रुपए बचा रही है, इसका मतलब कमा कितना रही होगी, 5 कमा रही। और हमसे कह रहे हैं आय जो है ना, आय वो 20% इंक्रीज हो गई है। तो आप ये देखो 20% इंक्रीज हो जाएगी तो 5 से कितनी हो जाएगी, 6। 5 का 20% 1 ही तो होता है, तो +1 हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे हमसे कह रहे हैं 10% क्या इंक्रीज हुआ है, व्यय, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर। तो आप देखो एक्सपेंडिचर तो ये है, ई फॉर एक्सपेंडिचर। और 10% इंक्रीज हुआ है तो 4 का 10% 0.4 होता है, तो 0.4 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4.4। अब देखो उसकी नई आय तो हमें पता है कितनी है, 6, और 4.4 उसका खर्चा है, तो बचा कितना, 1.6, 1.6 रुपए उसकी क्या है, सेविंग है। तो आप ही देखो पहले 1 बचा रही थी महिला, वो अब 1.6 बचा रही है। तो सीधे सीधे 60% का इंक्रीज नहीं दिख रहा आपको, 1 से 1.6 हो गया, मतलब 60% इंक्रीज हो गई है उसकी बचत। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो 1.1 होता तो 10% इंक्रीज हो जाती, 1.7 होता तो 70% इंक्रीज हो जाती। ये चीजें आपको परसेंटेज के बेसिक में पता होंगी, ठीक है, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा, तो उसी पे बेस्ड सवाल था, बड़ा सिंपल सा सवाल। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। चलते हैं सवाल नंबर अपने 3 की ओर। देखिए मैं यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, और देखो कि ध्यान से क्या कह रहे हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में जिसमें जैसे 88% वोट मिलते हैं, वो 684 मतों से बहुमत जीत जाता है। आप सबसे पहले 2 उम्मीदवार मान लो, कोई ए और बी। अच्छा, जैसे 88% वोट मिलते हैं तो आपको पता है वोट तो टोटल 100% होगा ना,
वोट टोटल कितना 100% डला होगा। अभी आगे और सवाल आएंगे इसमें अवैध वैध हो रहे हैं, वो सब चीजें बाद में होंगी। आप ये बताओ कि हमें पता है इसको 88% वोट मिले हैं, तो 100 का 88% कितना होता है 88। अच्छा बचे वोट कहाँ गए होंगे, तो बचे वोट बी वाले के पास गए होंगे, ठीक है, तो बी बच गया, बी को हो गया 12% वोट। आपसे कह रहे हैं वो 684 मतों से चुनाव जीत गया। अच्छा सबसे पहले आप ये बताओ ना, ए को परसेंटेज में कितने ज्यादा मिले हैं, तो इसको मिले हैं 12, इसको मिले हैं 88, तो उसको कुल मिला के 76% वोटों ज्यादा मिले हैं। ए को कितने 76% वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, और सवाल के हिसाब से 76 की वैल्यू कितनी दी गई है 684। तो आपको पता होना चाहिए 76 एकम 76, और 76 से हम काट दें तो कितनी बार 642, 6 सात सात नम 63, 9 बार कटेगा ये। आप देख सकते हो कि अगर 6 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, और पूरी वैल्यू इंटीजर में तो मतलब पक्का कटना ही कटना है। 1% की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अच्छा हमसे ये पूछे थे डाले गए मतों की संख्या तो 100% थी, तो आप हमें ये नहीं बता सकते कि 100% मतों की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी भैया 900। ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ भैया यहां तक किसी बच्चे को कोई दुख हो, ए को हमने 88 दे दिए, बी को बचे हुए 12 दे दिए, 76% वोटों से जीता है, सवाल में 684 वैल्यू दी गई है, काट कूट दिया तो 1% की वैल्यू 9 आई, तो 100% की वैल्यू 900, तो 900 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं तीसरा सवाल भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलते हैं भैया सवाल नंबर 4 की ओर। अगर सेशन में सवाल समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, अप्रोच अच्छी लग रही है, और भी आगे वीडियो देखना, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चलिए कह रहे यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए है, तो वह जो राशि खर्च करता है वह बचत से 40% अधिक है। तो देखो इस लाइन को पकड़ो आप, 40%। तो आप ये बताओ हमें 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, काट कूट देंगे तो कितना जाएगा 2/5। अच्छा उसकी बचत से, खर्च जो करता है ना किससे, उसकी बचत से, जो भी बाद में आता है उसको नीचे मान लिया करो, तो उसकी ये क्या है बचत, बचत का मतलब होता है सेविंग्स, तो ये क्या है सेविंग्स, और ये क्या है खर्चा, एक्सपेंडिचर खर्च। तो अब आप हमें ये बताओ दो ज्यादा है, तो इसका मतलब है सेविंग की वैल्यू 5 है तो खर्चा उसका 7 है, ठीक है, तो इसलिए उसकी बचत बताओ। तो आपको पता है 72,000 कमा रहा है, हमारे हिसाब से तो वो 7 खर्चा कर रहा है, 5 बचा रहा है, तो टोटल अर्निंग तो उसकी 12 हो गई ना, इसमें से 7 खर्च कर देता है, 5 बचा लेता है, तो 12 की वैल्यू सवाल दे रहा है कि 12 नहीं है भैया 72,000 है, तो एक की वैल्यू हमने मान ली 12 छंग 72, 6,000 6 के। तो आपसे पूछे तो बताइए भैया बचत क्या है, सेविंग क्या है, तो सेविंग यही तो है 5, तो अगर हम इसमें 6K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 की बचत है भाई की। 72,000 कमा रहा है, अच्छी खासी सैलरी है, उसमें से 30,000 भाई साहब बचा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि देखो कितने आसान से सवाल हैं, ये सीजीएल के सवाल हैं। अब देख रहे हो सीजीएल 2024 टीयर 1 लेटेस्ट, इससे लेटेस्ट अभी कोई सीजीएल नहीं है, सबसे लेटेस्ट सीजीएल है, ठीक है। इसके बाद सीजीएल 2025 होने वाला है, इसी ईयर होगा 2025 में। चले आगे, चलते हैं आगे सवाल नंबर 5 की ओर। तो आप धीरे धीरे चीजों को समझते जाएं और सवालों को देखें कैसे सोचते हैं, कैसे लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी वही ट्राई करेंगे। जैसे मेरे फुल मार्क्स आते हैं ये लिखा है, ऐसे ही आपके आएंगे। कह रहे सुरेश का व्यय और बचत 3:1 है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग इसका अनुपात दिया गया हमें कितना 3:1। तो अब हमें ये बता दो ना कि इनकम कितनी होगी, इनकम तो 3 और 1 कितनी होगी 4 इनकम होगी, 4 है ना। तो जितना वो खर्च करता है जितना वो बचाता है उसको जोड़ दो तो भैया इनकम आ जाएगी। जैसा कहा जाए कि हम 40,000 रुपए कमाते हैं और जिसमें 20,000 खर्च कर देते 20,000 बचा लेते, तो 40,000 इनकम हो गई। मतलब इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ के होता है, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि आय में 4% 25% की वृद्धि हुई, तो आपको पता है इनकम 25% बढ़ गई, 4 का 25% 1 होता है, 25% का मतलब 1/4 बढ़ना है ना, 4 में 1/4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5, तो इधर से 25% तो इनकम हमारी बढ़ गई, ठीक है भैया। आगे हमसे कह रहे हैं बचत उसकी 20% में वृद्धि हो गई, सेविंग उसकी कितनी हो गई 20% वृद्धि हो गई। तो 20% का मतलब अभी मैंने पिछले सवाल में बताया 0.2 लगा दो 1.2। आपको पता है कि 5 टोटल कमा रहा है जिसमें से एक 1.2 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 3.8। 3.8 भैया क्या खर्चा कर रहा है, आपको पता है पहले खर्चा वो 3 करता था अब 3.8 कर रहा है, 0.8 का खर्चा उसका बढ़ गया, ठीक है। 0.8 का खर्चा बढ़ गया कितने में से 3 में से, मल्टीप्लाई कितना कर दो 100, तो एक जीरो से ये जीरो कट गया 80/3। तो आपको पता है 3 दूनी 6 3 18 26 सही कुछ आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 26 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ आ रही होंगी कि मैं यहाँ पे कैसे क्या कर रहा हूँ। और ये सारे सवाल जो है ना वो
मैं तो अपने मन से नहीं बना रहा हूँ कि आप कहीं सरल सरल सवाल उठा लाए या कुछ भी। सॉल्यूशन इनका देखो आप, ये सॉल्यूशन कितना प्यारा है ना। और ये लेटेस्ट सवाल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि अपने मन से कुछ चल रहा हो। तो एग्जाम के सवाल है, इनको देखो कितनी मलाई की तरह सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब आप ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, मिलने दो। यदि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 18% की कमी होती है, तो कुल वेतन में बताओ। तो आप हमें ये बताओ कुल वेतन होता कितना, क्या है कुल वेतन का मतलब क्या है। कुल वेतन का, टोटल वेजेस का मतलब क्या है, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का वेतन मल्टीप्लाई कुल व्यक्ति, मल्टीप्लाई संख्या, जितने भी कर्मचारी हैं, तो वही तो कुल वेतन होता है। तो आप हमें ये देखो, ये बताओ एक व्यक्ति का वेतन में 20% की वृद्धि हो गई, कर्मचारियों की संख्या में 20% वृद्धि हो गई, ठीक है। तो अगर संख्या पहले 5 थी तो नई संख्या कितनी हो गई, 6, क्योंकि आपको पता है 20% की वृद्धि हो गई, 20% इंक्रीज, 20% का मतलब 1/5 होता है ना, 5 से 6 हो गई। कह रहा है यदि प्रति व्यक्ति मजदूरी में 18% की कमी हो गई, मतलब पहले एक व्यक्ति को 100 रुपए का वेतन मिलता था, तो अब कितना का मिल रहा है, 18 रुपए कम, मतलब 82 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो आप ये देखो पहले पुराना कुल वेतन कितना था, 500, अब कितना होगा 82 इंटू 6, 6 दूनी 12, 8 छंग 48 और 1 49। तो आपको पता है अब 492 होगा, पहले 500 था, तो कुल मिला के कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, 8 की, 500 पे मल्टीप्लाई 100, खत्म, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 1.6। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी होता है कि जब कभी भी चीजें मल्टीप्लाई में हो ना, तो इसका मतलब सक्सेसिव होता है। सेकंड मेथड मैं आपको बताऊं, सेकंड, अगर कभी भी ऐसा हो, अगर कभी भी ऐसा हो कि दो चीजें मल्टीप्लाई में इंक्रीज हों, तो इसका एक साधारण सरल सा मेथड होता है, कौन सा, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100। आप ये देखो x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, y की वैल्यू 18 है, y कमी हो रही ना, 20 माइनस 18 माइनस 20 इंटू 18 बटे 100। तो आपको पता 20 में से 18 गए 2, माइनस 18 दूनी 36, 3.6, इधर पे कितना बचेगा, माइनस के 1.6। तो माइनस क्या दर्शा रहा है कि कमी होगी, 1.6 अपना राइट आंसर आ जाएगा। और वैसे कहीं भी घुमाएगा सवाल तो अपना बेसिक से चले जाएंगे। वैसे अगर यही दोनों की बात हो रही है तो अपना क्या करेंगे, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100, अपना सक्सेसिव वाला मेथड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ऐसे और भी सवाल आएंगे, आप घबराएं बिल्कुल नहीं, सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको बताई जाएंगी। तो आप ये देखो, अजय अपनी आय का 66.2/3 घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। तो आप हमें सबसे पहले ये बताओ 66.2/3 परसेंट का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी 2/3 होता है इसका मतलब, ठीक है। घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है अपनी आय का, किसका, अपनी आय का, जिससे तुलना करें वो हमेशा नीचे होगा, और क्या खर्च कर रहा है ना, जो भी कर रहा है वो ऊपर होगा, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए का खर्चा है, ठीक है। 3 रुपए की अर्निंग है, 2 रुपए का खर्चा है, तो 1 रुपए की सेविंग होगी, ये सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ठीक है, ये ऐसा है। तो आपसे कह रहे हैं यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 25 का मतलब 1/4 होता है ना। तो आप ये देखो इनकम में 4 का गुणा मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 तिहाई 12, हमने मान लिया 12 रुपए कमा रहा है, 4 दूनी 8 रुपए खर्च कर रहा है, और 4 एकम 4 रुपए बचा रहा है। तो भी अनुपात नहीं बदलेगा। अभी आप देखो कि 6 से ही 2/3 अपनी घरेलू वस्तुओं पर खर्च कर रहा है ना, तो देखो 12 में से 8 खर्च कर रहा है, मतलब 66 से ही 2/3 ही खर्च कर रहा है। तो अब आपको पता है इसका 1/4 निकालना, 25% इंक्रीज हुआ है ना, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो आपको पता होना चाहिए 25% इंक्रीज हुआ है, तो 12 का 1/4 3 होता है, तो 3 इंक्रीज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी इनकम, 15। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी भाई को, 15 इनकम होगी। कह रहे व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो आप हमें बताओ व्यय जो है एक्सपेंडिचर, उसमें 20% की वृद्धि होती है, तो 8 का 10% कितना होता है, 0.8, 20% 1.6, तो इसमें 1.6 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 9.6। तो आप बताओ कोई व्यक्ति 15 रुपए कमा रहा है और 9.6 का खर्चा है, तो 5.4 रुपए बचा रहा होगा, पहले कितना बचा रहा था, 4, तो 0.4 की वृद्धि हो गई है 4 से। नहीं, हमसे क्या पूछा है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1.4, 5.4 है ना, 1.4 रुपीज बढ़ जाएंगे 4 रुपए से, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आप इसको काट दो, ये 7 और पॉइंट से ये भी काट दो, ये 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5, 5 सते 35,
35% की अपनी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इतना देखना था कि ये 1.4 इंक्रीज हो रहा है, 1.4, ठीक है, 1.4 इंक्रीज हो रहा है 4 से, तो कितना परसेंट है, 35% है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सरल सा सवाल था, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, वो भी लास्ट में, बाकी सब कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है भाई, चले आगे। नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं। ऐसे बैठे मत रहना, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी पेन उठा के खुद से एक बार सवाल पढ़ो। जब आप खुद से सवाल पढ़ेंगे तो जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तब आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। ये मेरा मतलब अनुभव भी है और ये मैंने काफी बच्चों को बताया है तो उन्हें इस चीज को बहुत फायदा मिला है। ठीक है, जब मैं अपने स्टार्टिंग डेज में तैयारी करता था तो मुझे भी ऐसा बहुत फायदा मिलता था कि अगर कोई क्वेश्चन देखो तो पहले उसको लगाओ, फिर सॉल्यूशन देखो या किसी से पूछो। ठीक है, कह रहे हैं किसी वस्तु को 2 हाथों से गुजारते हुए मूल लागत के 40% के कुल लाभ पर बेचा जाता है। यदि पहला डीलर, कुल मिला के हमें ये बताओ कि सीपी हम मान लें इस किसी वस्तु का 100 रुपए, ठीक है, और जो फाइनल जो है ना 2 हाथों से गुजरने के बाद तब 40% के लाभ पे बिक रही है, मतलब कितने की बिक रही होगी, 140 की। ये 2 हाथ गुजरने के बाद हैं, 2 हैंड इसमें लग चुके हैं। अच्छा, जबकि पहले डीलर ने इसको कितने पे बेचा था, 30% के लाभ पे, तो भाई साहब पहले डीलर ने कितने का, 130 का बेचा होगा। ठीक है, अच्छा दूसरे डीलर का आपको लाभ बताना है, तो आपको पता है दूसरा डीलर तो इसको 140 में बेच रहा है, तो दूसरे डीलर ने खरीदा कितने में, 130 में, तो 10 का उसको प्रॉफिट हो रहा है 130 की लागत लगाने पे, मल्टीप्लाई 100। तो आपको पता होगा 1/13 या फिर 13×5 13×5 तो 7 सही 9/13। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सही 9/13, 13×7 और 9 100। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सरल सा इजी क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अभी इसमें अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, बहुत तगड़े सवाल भी आई थिंक पेपर में आए थे। ठीक है, चलते आएंगे भैया सवाल नंबर 9 की ओर। ध्यान से पढ़ो, मतलब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे, यहाँ पे सिली हो जाएगी, सिली मिस्टेक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं। आप हमें ये बताओ 45% का मतलब क्या है। चलो हम 100 ही मान लेते हैं, कोई मतलब नहीं। 100 अगर जनसंख्या है जिसमें से एक तरफ मेल है एक तरफ फीमेल है, ठीक है, मेलों की संख्या है 45 जबकि फीमेलों की संख्या कितनी होगी, 55। अच्छा आगे देखते हैं, कह रहे 60% पुरुष जो है वो निरक्षर हैं, 60% पुरुष पढ़े लिखे नहीं है। तो आप हमें ये बताओ 60% पढ़े लिखे नहीं होंगे तो 40% तो पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये परसेंटेज की बात है। महिलाओं में क्या है कि 60% जो है वो साक्षर हैं, 60% ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, तो बची कितनी, 40% जो कि पढ़ी लिखी नहीं होंगी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप हमें ये बताओ कि निरक्षर महिलाओं की संख्या है कितनी। तो जो पढ़ी लिखी नहीं है ना वो 40% है, तो इसका 10% होता है 5.5, 20% हो जाएगा 11, 40% हो जाएगा इसका कितना, 22। 40% कितना हो जाएगा, 22। अच्छा, और हमें तुलना किनसे करनी है, जो पढ़े लिखे पुरुष हैं, साक्षर पुरुष। साक्षर पुरुष तो 40 हैं, आपको पता है अगर हम 40% निकालें, 10% इसका होगा 4.5, 20% हो जाएगा 9, 40% हो जाएगा 9 दूनी 18। तो आपको यही बताना है कि कितनी अधिक है। तो महिलाएं 22 हैं, पुरुष 18 हैं, तो 4 ज्यादा हैं किससे, 18 से, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से काट दो 9, तो 1/9 का मतलब होता है 11%, 2/9 का मतलब कितना हो जाएगा, 22.22% के आसपास। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, ये जो सवाल है आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरल से सवाल है। बस हमने क्या किया था, यहाँ पे जो टिक लगाया था वो साक्षर थे, जो क्रॉस लगाया था वो निरक्षर थे। हमसे पूछा था निरक्षर महिलाएं मतलब क्रॉस वाली महिलाएं, तो 40%, 55 का 40%, 10% अगर 5.5 है तो 20% कितना हो जाएगा, 11, और 40% कितना हो जाएगा, 22। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी ओरल आपको आनी चाहिए। इसका 10% कितना होता है, 4.5,
अगर हम इसका 10% 4.5 है तो इसका 20% कितना हो जाएगा 9, और 40% कितना हो जाएगा 18। तो 22 है, ये 18 है, तो महिलाएं 4 ज्यादा हैं 18 से, तो 4/18 का मतलब क्या है 22.22%। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको 100% क्लियर होंगी। यहां तक किसी भी बच्चों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर जानी चाहिए। चले आगे, चलते हैं आगे सवाल नंबर 10 की ओर। कह रहे हैं आर और एस के बीच में चुनाव में आर को एस से के 110% वोट मिले। 100, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 110% कैसे मिल सकते हैं। एक्चुअली 10%, 110% का मतलब है 10% ज्यादा मिले। तो अगर एस को 100 वोट मिले हैं तो इनको 110 मिले हैं। ठीक है, 110% मिले हैं ना, 100 का 110% 110 ही होता है। यदि और वह एस को 770 वोटों से हरा देता है। अब हमें पता है एस जो है इससे हारा है सिर्फ 10 वोटों से। एस को सिर्फ 100 वोट मिले हैं, आर को 110, तो 10 वोटों से जीत गए हैं, और एस 10 वोट से हार गए हैं। और 10 की वैल्यू कितनी दी गई है 777, तो एक की वैल्यू बस 0 हटा दो इससे 77। आपसे पूछा है कोई वोट अवैध नहीं था तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी। आपको पता है 110 इनको वोट मिले और 100 वोट इनको मिले, तो टोटल वोट पढ़े 210 होंगे ना, तो 210 वोट पढ़े होंगे। तो हमें एक की वैल्यू 77 दी गई है तो 210 की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 77 अगर कर देंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखो 7 एक ही ऑप्शन में, तो बस एक ही ऑप्शन में है तो फिर तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो 7 एकम 7, इकाई का अंक कितना आएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसका कितना होगा 7, यूनिट डिजिट 7 होगा, तो फिर अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। या फिर हो सकता है कुछ बच्चों को इजी ना लग रहा हो, क्योंकि मैं करा रहा हूँ सॉल्यूशन इजी है, मतलब मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ इसलिए आपको इजी लग रहा हूँ। चले आगे, चलते आगे भैया सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 को आप ध्यान से पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं, मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ, मृदुला एक निश्चित मासिक वेतन के साथ अपनी नौकरी शुरू करती है और हर साल एक निश्चित वेतन की वृद्धि प्राप्त करती है। यदि 6 साल की सेवा के बाद उसका वेतन 28,400 था और 15 साल बाद, 6 साल से 15 साल हो गए तो 52,997 था। ठीक है, तो आप हमें ये बताओ 52,997 और ये था 28,400, तो आप हमें कुल ये बता दो ना कि कितना बढ़ा है इसका वेतन। 7, 9, 5, 4, 2, 24,597, 24,597 यही तो बढ़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कितने साल बढ़ गए, 9 6 15, हाँ 9 ईयर बढ़ गए, 9 साल में इतना बढ़ा है। तो अब हमें ये नहीं बता सकते एक साल में कितना बढ़ा होगा। 9 दूनी 18 और 6 बचा, 9 7 63, 27 से कोई ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर सी चालू है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आप डिवाइड भी कर लोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, 2733, कोई दिक्कत नहीं, सरल सा सवाल, इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 100% बच्चों को समझ में आ रहे होंगे कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें क्लियर होंगी। चले आगे, तो आप गुरु जी चलिए आगे, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत अच्छा सेशन है। ठीक है, चलिए इस सवाल को पढ़िए, पॉज करिए, लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए। क्या कह रहे हैं कि एक संख्या जिसका 5वां भाग 5 से बढ़ाने पर उसके तीसरे भाग में 7 से कमी आती है, तो संख्या का आधा ज्ञात करो। ठीक है, तो संख्या का आपको क्या बताना है, आधा बताना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं एक संख्या है जिसका 5वां भाग, 5वें भाग का मतलब होता है 1/5, 5वें भाग 5 से बढ़ाने पर, तो 5 बढ़ा दो इसमें, 5वें भाग को 5 से बढ़ाने पर उसके तीसरे भाग का मतलब होता है 1/3 में 7 से कमी आ जाती है। अगर हम इसमें 5 बढ़ाएं तो इसमें 7 से कमी आ जाती है, मतलब ये दोनों चीजें कैसी हैं, बराबर है। इसमें 5 बढ़ा दो तो इसमें 7 घटाना पड़ेगा, तब ये चीजें बराबर हो पाएंगी। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, 7 को यहाँ भेज दो, 7 और 5 12, यहाँ पे हो जाएगा x/3 माइनस x/5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 15, 5x माइनस 3x 2x, इसकी वैल्यू दी गई है अपन को 12, तो 2 एकम 2 2 छंग 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो हमसे पूछा है कि संख्या का आधा बता दो, तो हाफ बता दो x/2, तो 90 का आधा कितना होता है 45, 45 अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हल्के हल्के से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी,
कठिन इसमें कुछ नहीं है। बस मान लो किसी को यही नहीं पता है 5वें भाग में क्या करना है, 7वें भाग में 7 से कमी से क्या हो रहा है, तो ये चीजें अगर वो लैंग्वेज नहीं पकड़ पाया, कोई भी बच्चा है लैंग्वेज अगर नहीं पकड़ पाया तो फिर उसको ये सवाल कठिन लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सरल सा आसान सा सवाल। चले आगे, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 13 को देखिए ध्यान से, पॉज करिए, लगाइए, फिर सॉल्यूशन देखिए। कह रहे हैं बिनुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर, शेष का 40% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि वह एक महीने में 7,056 रुपए बचाता है तो वह किराने के सामान पर कितना रुपए खर्च करता है। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसकी इनकम एक्स मान ली मैंने। ठीक है, अब आप ये देखो 30% वो रेंट पे दे देगा। अगर भाई साहब रेंट पे 30% दे रहे हैं तो बचेगा कितना, 70%। तो अब कितना बचा है, 70% उसके पास रुपए बचा है, पूरी आय का 70% रुपए बचा है। अब कह रहे शेष का, हाँ शेष यही तो बचा है 70%, 30% तो उसका खर्च हो गया, 70% बचा है। कह रहे इसका 60% किराने के सामान पर दे देते। अब जो रुपए बचा है ना, इसका 60% वो किराने के सामान पर दे रहा है, तो अब बचेगा कितना, 60% तो उसका चला गया, तो बचेगा कितना, 40%। इतना जो रुपए था उसके पास रेंट देने के बाद, इसका 60% तो खर्चा कर दिया, तो इसका 40% बच गया। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं शेष का 40% अन्य चीजों पर, इतना जो शेष बचा है ना, इतना इसका भी 40% अन्य चीजों पर खर्च करता है। इसका बचाता कितना है, 60%। इतनी जो वैल्यू आपको दी गई है, इसका वो 40% तो खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 60%। और कह रहे हैं कि 7,056 बचाता है। हम तो कहेंगे हमारी इक्वेशन के हिसाब से तो उसको इतना पैसा बचाना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है कि 7,056 है इसकी वैल्यू। आपसे पूछा है कि किराने के सामान पर कितना खर्चा करता है, ट्रिकी सवाल है। किराने के सामान पर तो आपको पता है किराने का सामान पर 60% खर्चा करता है रेंट देने के बाद। अच्छा, रेंट देने के बाद इतनी वैल्यू, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x इंटू 70/100। ये पैसा उसको रेंट देने के बाद बचता है। बाकी इसको सॉल्व कर लो, 2 0 ये काट दो, है ना। 6 से अगर हम इसको काटें, 6 एकम 6 और फिर 6 एकम 6, 4 बचा, 6 सत्ते 42 और 6 6 36। ठीक है, अब देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 चौको 16, 294 और 2 0 यहाँ से पहुंचा दो तो 29400। इतना वो पैसा क्या है, रेंट देने के बाद बचा रहा है। ये पैसा एक्स तो कमा रहा था, 30% रेंट दे दिया तो एक्स का 70% रुपए उसके पास बचा। अच्छा, रेंट देने के बाद जो पैसा बचता है ना, उसका ही तो वो 60% ग्रोसरी पे खर्च करता है, मतलब हमें इसका 60% निकाल देना है। इसका अगर हम 60% निकालेंगे तो आप ये देखो 6 चौको 24, इकाई का अंक 4 आएगा, 6 चौको 24, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। कितने ऑप्शनों में, एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो ये सीरियल के क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं करा रहा हूं। तो आप ये देखो ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट और ये एग्जामों में नहीं लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। और मैं आपको लगवा के दिखा रहा हूँ कि देखिए 4 यूनिट डिजिट होगा, 6 चौको 24, इकाई का अंक होगा 4, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये नहीं कह सकते गुरुजी पेपर में ऐसा नहीं आया, तो पेपर में ही आया है, तो मैं कैलकुलेशन अब पूरी नहीं करूंगा। वैसे 6 का मल्टीप्लाई करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये देखो यूनिट डिजिट से अपना कितना आंसर आ जाएगा, 1764। सवाल नंबर 13 का आंसर कितना हो गया भैया, तो अपना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। और 0 एक लगी है तो 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलते हैं आगे भाई, सवाल नंबर 14 की ओर। तो आप ध्यान से देखो, टमाटर भैया महंगे हो गए हैं, तो आप पढ़ो सवाल। कह रहे हैं 1 प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि हुई है। एक गृहिणी टमाटर की खपत में 70% की कमी करती है, तो टमाटर पर उसका कितने प्रतिशत खर्च बढ़ता या घटता है। तो आपको पता है खर्च होता क्या है, खर्च होता क्या है, मूल्य गुणा खपत, खपत मतलब प्राइस और कंजम्पशन। जैसे हम कहें कि हम 2 किलो टमाटर खा लेते हैं, तो 20 रुपए किलो टमाटर अगर है, 2 किलो खा रहे तो 40 रुपए का खर्च है हमारा, 20 रुपए की किलो मूल्य है उसका, और 2 किलो खा लिए, तो मूल्य और गुणा खपत, मूल्य का मल्टीप्लाई खपत से कर दें तो हमारा खर्चा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब आप देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, कीमत 300% बढ़ गई। 300% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 4 गुना हो गई। तो अगर हमारी पहले 1 रुपए के टमाटर आते थे 1 रुपए केजी, तो अब कितने के आएंगे, 4 के। आप देखो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है ना, 3 बढ़ा है 1 पे, मतलब 300% की वृद्धि है।
और जितने परसेंट की वृद्धि होती है गुना उससे एक ज्यादा होता है। जैसे 300% की वृद्धि है तो गुना 4 गुना होगा। 100% की वृद्धि का मतलब 2 गुना। तो यहाँ पे कितने गुना हो गया? 4 गुना। हमसे कह रहे हैं कि 70% की उसने खपत में कमी कर दी। मतलब मान लो पहले 10 किलो की खपत थी, तो अब वो 70% कम खा रही है, मतलब अब वो 3 किलो टमाटर लाएगी बस। तो आप ये देखो 10 किलो जब खाती थी, जब उसका 1 रुपए किलो टमाटर था, तो खर्चा कितने का आता था? 10 रुपए का। अच्छा, अब वो 3 किलो ही खा रही है, 70% की कमी कर दी, तो आपको पता है 4 रुपए किलो टमाटर हो गए, 3 किलो खाएगी तो अल्टीमेट कितने का खर्चा आ जाएगा? 12 का। तो 10 से रुपए उसका खर्चा बढ़ गया, 12 हो गया। 10 से 12 हो गया, 2 बढ़ गया 10 पे, मल्टीप्लाई 100। तो अब आप कहेंगे गुरुजी 20% का यहाँ से उसकी खर्चे में वृद्धि हो गई। तो 20% इंक्रीज ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। अब आप कहेंगे गुरुजी आपने तो हमें एक लास्ट सवाल में ये बात बोली थी, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हैं तो हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव लगा सकते हैं? हाँ लगाएंगे। देखो 300% की वृद्धि हुई है, 300, 70 की कमी हुई है, -70। अगर दोनों में एक भी माइनस का होता है तो आगे माइनस आ जाता है, बटे 100। तो आप देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 230। देखो ये कट गए, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 210। तो कितना आ जाएगा? 20। और प्लस के 20 आया, इसका मतलब 20% की वृद्धि। 20% की क्या हो जाएगी? वृद्धि, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो दोनों मेथड से आप लगा सकते हैं, चाहे इससे लगा लो चाहे इससे लगा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आएंगे, चलते आएंगे भाई। सवाल नंबर 15। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी प्रॉपर वे से। कह रहे हैं किसी व्यक्ति की आय 16,500 है। किसी व्यक्ति की आय 16,000 क्या है? 500 है। व्यय कितना है? 12,000। और कह रहे हैं उसकी आय में 24% की वृद्धि होती है, 24% इनकम बढ़ जाती है, लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है। तो आपको बताना बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। ये सवाल अगर आप रेशियो वेशियो या नॉर्मल मेथड से लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। इस सवाल में हम लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन लगाएंगे। तो अब आप ये ध्यान से देखो एलिगेशन लगाते कैसे। मान लो यहाँ पे हमने लिखी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखी सेविंग, यहाँ पे लिखना है इनकम, और ऐसे लगा देना है। अच्छा, और नीचे क्या लिखना है? नीचे इनकम ए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो ही लिखना है। तो अब आप ध्यान से देखो, लगाते हैं। देखो सबसे पहले आप इनका रेशियो निकाल लो। तो आपको पता है 16,500 और 12,000, इनका अगर हम रेशियो निकालें तो आप ये देखो 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 छः को 20, 3 24, 11:8, 11:8। ये इनकम है और ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग कितना होगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 3 होगा। अगर 11 कमा रही है, 8 खर्चा कर रही है, तो बचा कितनी रही होगी? 3। ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ से अनुपात मिल गया। आपको पता है आय बढ़ी है 24%, तो आपको पता है इनकम तो बीच में लिखी जाती है, इनकम तो लिख दी बीच में 24%। उसका व्यय 10% कम हुआ है, तो एक्सपेंडिचर हो गया 10% कम। अच्छा, सेविंग के बारे में आपको बताना है। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना? एक्सपेंडिचर है 8, और इधर पे देखो सेविंग थी ना, तो सेविंग कितनी है उसकी? 3। तो बस यहाँ पे आपको एलिगेशन लगाना है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो देखो 24 से ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 24 से बड़ी आएगी। अब डिसाइड कैसे करें कितनी बड़ी आएगी? तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। तो 24 और -10 में डिफरेंस कितने का है? 24 में और -10 में डिफरेंस है 34 का। आपको पता है 3 की वैल्यू 34 है, इनका जो डिफरेंस होगा वो कहाँ लिखा होगा? इधर। इधर पे 3 की वैल्यू 34 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 34/3। अगर हम ध्यान से देखें तो 11.1 के आसपास हो गई। ठीक है, इतना मान लो। तो आप हमें बताओ यहाँ पे 8 लिखा है, तो 11/8 कितना आ जाएगा? 88। 11/8 88। तो 24 से बड़ी वैल्यू होगी, तो 24 से कितना बड़ी? 88। 8 4 12, 8 2 112 से बड़ी वैल्यू जस्ट बड़ी कौन सी है? 112 से 115। 120 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 115 अपना राइट आंसर है। देखो निकटतम पूछा था ना, निकटतम। अगर आप वही 34/3 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे, फिर उसमें 24 जोड़ोगे, तो फिर पूरा 115 के आसपास लगभग आ जाएगा। लेकिन मुझे हम लोगों को टाइम बचाना ना, तो आप ये देखो 34/3 को हमने यहाँ 33 मान लिया, तो लगभग 11 बार कटेगा। 8 × 11 कितना हो गया? 88। आपको पता है 24 में ये जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा है। उम्मीद करते हैं अगर आप सीजीएल के सारे सवाल देखने आए हैं इस वीडियो में, तो आपको एलिगेशन तो पता ही होगा कि कैसे लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन आपने पढ़ रखा होगा।
नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे अपन धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब मैथ्स और रीजनिंग में आपको मैं मास्टर बना दूंगा, इतना तो मैं पढ़ा ही दूंगा आपको, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, एलिगेशन नाम की कोई चीज होती है जो यहाँ पे लगाई गई है, अभी आप बस इतना ही समझो, ठीक है। इसमें इनकम को बीच में रखते हैं और एक्सपेंडिचर अपना यहाँ पे होता है, सेविंग अपनी यहाँ पे होती है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो यहाँ पे रहता है। और ये इनकम, इससे ये जो वैल्यू होती है वो मिडिल में होती है, इन दोनों में किसी एक से छोटी होगी, किसी एक से बड़ी होगी। यहाँ पे 24 से छोटी वैल्यू 10 थी, तो 24 से बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी, कितनी बड़ी आएगी वो इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और इस ये कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू दी गई है। तो 3 की वैल्यू 34, तो 1 की वैल्यू 11, तो 8 की वैल्यू 88, 24 88 112 115 के आसपास अपना आंसर आ जाए। चलते हैं आगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, ठीक है, बैक करके दोबारा देखें। कह रहे हैं वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी। अभी देखना वैसे सवाल फिर से आया है तो आप अच्छे से समझ लो। उसकी मासिक व्यय 12,400 थी। 2022 में उसकी आय 15% की वृद्धि हुई और व्यय में 8% की। तो अब हमें फिर से देखो वही बात आ गई, बचत में बताना। तो आप ये देखो एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम। एक्सपेंडिचर में कितने की, इनकम में वृद्धि हुई है 15 की, तो बीच में कितना लिखते थे 15। एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे +8। अच्छा, तो अब आपको सेविंग की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, फिर वही चीज ऐसे बना दो, एलिगेशन यहाँ पे लाइन है। अब इनका रेशियो बताओ, इन एक्सपेंडिचर और सेविंग का। देखो आय कितनी है 18,600, व्यय कितना है 12,400, इनका ही रेशियो निकाल लो। अच्छा, तो आपको पता ही है किससे कटेगा, 6 से 6 त्रिकाएं, 6 से नहीं, किससे काट दो, 2 से काट दो पहले, 93, और ये कितना हो जाएगा 622। अब तो ये कट नहीं रहा, तो आपको पता है इनकम उसकी 93 है, 62 उसका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो गई 1 और 3। ये उसकी क्या है सेविंग है, ये उसकी क्या है इनकम है, ये उसकी क्या है एक्सपेंडिचर है। तो हमें यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो रखना है। एक्सपेंडिचर का रेशियो रखेंगे तो आप देखो एक्सपेंडिचर कितना है 62, तो यहाँ पे 62 रख देंगे। अच्छा, और यहाँ पे सेविंग कितनी है 31, तो आपको पता है 31 दूनी 62, तो 2:1 हो गया, ठीक है, 2:1 हो गया, इसको काट दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखो 15 में से इनका डिफरेंस लेते हैं ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब क्वेश्चन में बताया, 15 - 8 कितना हो गया 7। तो ये 7 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई 1 की, 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अगर 2 की वैल्यू 14 आएगी तो मैंने आपको बताया 15 से छोटी है ये संख्या 8, तो 15 से बड़ी होगी, यहाँ पे कितनी बड़ी होगी 14 बड़ी। कैसे हो, कितनी बड़ी होगी, नीचे जो लिखी उससे डिसाइड करेंगे। 14 बड़ी हो जाएगी, तो 15 और 14 29% अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आप ऐसे अगर लगाने बैठ गए, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप रेशियो में फंस जाएं, है ना। पहले आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, फिर उनका रेशियो निकालो, हो सकता है कि काफी टफ कैलकुलेशन हो जाए। इसका सबसे अच्छा बेस्ट मेथड जो है ना ऐसे सवालों का, जब कभी भी इनकम में चेंज देके और एक्सपेंडिचर या सेविंग में पूछे, तो बेस्ट मेथड इसका एलिगेशन है, एलिगेशन ही लगाना आपको, ठीक है। मैं बेस्ट मेथड है, इससे अच्छा मेथड इस सवालों के लिए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे सवाल चलते हैं भाई। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दोबारा 2 बार 3 बार 5 बार देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। इनसे इंपॉर्टेंट कौन से सवाल होंगे आज के टाइम पे, ये बताओ। पेपर में लेटेस्ट यही पूछे जा रहे हैं, तो ये सवाल के तरीके तो आपको जवाब मुंह एकदम मौके के रटे होने चाहिए। अच्छा, ये सवाल फटाक से लगा दिया, ठीक है, क्योंकि आसपास आने वाले एग्जामों में आसपास ऐसे सवाल देखें तो आपको बस उड़ा देना है देख के कि हाँ ऐसा सवाल तो हमने पढ़ रखा है, उड़ा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं 2 उम्मीदवार एक चुनाव में लड़े, 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 5% वोट जो है वो अवैध हो गए। 5% कैसे हो गए, अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला और वह 36,480 बहुमतों से जीत गया। कुल संख्या बताओ। तो हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कुल मतों की संख्या x है। 80% ने मतदाताओं ने अपने वोट डाले, x में से 80% लोग वोट देने आए, मतलब गांव में अगर 100 लोग थे तो उसमें से 80 लोग देने आए वोट। मतदाताओं की कुल संख्या है, गांव में लोग 100 हैं, लेकिन वोट डालने सिर्फ 80 लोग आए हैं, क्योंकि सवाल क्या है, इसमें से 5% लोगों ने गलत डाल दिए, ठीक है। तो 5% वोट इनवैलिड हो गए, तो 5% इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने 95% वोट। तो 95% वोट तो वैलिड होंगे, हाँ भैया वैलिड होंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला, तो हमें पता है वैध तो हमारे मत इतने हैं। अगर हम जितने लोगों ने वोट डाले उसका 95% निकालें तो वही तो वैध मत है, और जीतने वाले को 70% मिला। तो अब हमें ये बताओ, जो जीतने वाला विनर है, जीतने वाला,
उसको वैध मतों का 70% मिला, तो जो हारने वाला उसको वैध मतों का 30% नहीं मिला होगा? मिला होगा बिल्कुल। तो आप तो इसको 70% वैध मतों का मिला है, जीतने वाले को कितना मिला है? 70% वैलिड वोटों का। वैलिड वोट है उसका 70% जीतने को मिला है, 30% लूजर को मिला है। ठीक है, ये जो वैलिड वोट थे अपने वैलिड वोट, उसमें से 30% लूजर को मिला है, ये विनर को। तो इसको कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिले हैं? 40%। विनर को 40% एक्स्ट्रा वोट मिला है। तो इसका अगर हम 40% देखें ना, इसकी वैल्यू सवाल दे रहा है हमको कितनी? 36,480। तो अब क्या इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? तो आप कहेंगे गुरुजी इस तरह की कैलकुलेशन को तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप ये ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो पहले कोई। ठीक है, अब देखो 4 से काट लो, 4 9 है 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। ठीक है, अब देखो 8 है, ये 8 से भी काट सकते हैं, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 0। और अब 19 से काट लो, ये 5 से काट दो पहले इनको 20 बार, 19 से काटो, अच्छा 19 बना 50, 19 छक्का 114, 60। ठीक है, तो अब आप ये देखो x बटे 2000 इज इक्वल टू 60। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो 6 दूनी 12, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाए। देखो मतलब इतने आसान से सवाल है, आपको इस समय जो पेपर आ रहा है ना उसमें आपको 50 में 50 ही लाने हैं, क्योंकि इतने मतलब जब जो प्रैक्टिस में हमको पहले से पता है कि भैया ये सवाल पेपर में आ रहे हैं इस तरह, तो भाई रट लो ना सारे पैटर्न, सारे पैटर्न समझ लो ना कि भैया ये सवाल ऐसे लगाते हैं, ये सवाल सेकंडों में ऐसे उड़ाते हैं। दिक्कत क्या है? ये तो एक तरह से आप जीएस बना लो कि मतलब इस तरह के सवाल ऐसे लगाते, इस तरह कैसे, ये आपको पता होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको सवाल देख के पता चल जाए कौन सा सवाल कैसे उड़ाना है। देखो एक लाइन का सवाल था, बस कैलकुलेशन करनी थी, वो भी कैलकुलेशन बहुत प्यार से करेंगे तो आसानी से पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे भैया। कह रहा है एक निवेशक ने शेयर में 2,000 रुपए का 2 लाख रुपए का निवेश किया। पहले दिन शेयरों में 18% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 15% की गिरावट आ गई, वाह। फिर तीसरे दिन 3% की गिरावट आ गई। निवेशकों के शेयरों में शुद्ध प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या है? आप ही देखो ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना, 100 से आप कितना लिख दो? 118। फिर ये देखो 100 से कितना लिख दो? 85। अगले दिन क्या हुआ? 15% की कमी। फिर अगले दिन क्या हुआ? 100 से 3% की गिरावट, मतलब 97। अब काट लो 20 500, 17 पन्ना 85, इसको भी काट लो 10 और 59। तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, 59 मल्टीप्लाई 17, 17 छक्का 102, 1020 होता, लेकिन इसमें 17 कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 1003। तो देखो ये आपको ओरली करना है, अब इसमें 97 का और मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 1003 और 97 इनका मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हो। देखो 97 इंटू 1000 तो 97,000, 97 इंटू 3 270 और 21 291। आप ही देखो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 97,291। और ये कितना था? ये तो अपना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये अपना 1 लाख, 1 लाख से 97,291 हो गया। तो आपको पता है कितने की कमी है? अगर हम ध्यान से देखें तो इधर पे कितना बचेगा? अगर ये मान लो 73 होता तो 2700 रुपये बचता, 2709। तो लगभग कितना आंसर आ जाएगा? 2.7 की कमी, 2.7% की अपना कमी आ जाएगी। इतना सिंपल सा सवाल था, बस हल्की से आपको ये मल्टीप्लाई करने की जुगाड़ आनी चाहिए कि 59 का इससे कैसे कर दिया, इससे कैसे कर दिया। बस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.09 का मतलब है लगभग 2.7% के आसपास की कमी। 1 लाख पे 2700 कितना होता है? 2.7 का आसपास है। ठीक है, अरे 1 लाख का 1% 1000 ही तो होता है, तो 2,500 है तो 2.5% के आसपास, मतलब 2.7। चले आगे, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको सब समझ में आ रहा होंगे, चीजें एकदम क्लियर होंगी आप। ठीक है, कह रहे हैं 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 4% अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले, जो कि वैध वोटों का 80% था, मतदाताओं की कुल संख्या। कोई दिक्कत नहीं, मतदाताओं की कुल संख्या हमने तो x मान ली। ठीक है, 80% ने मत डाले हैं, तो 80% इसमें से लोग डालने आए वोट, 4% अवैध हो गए, तो बचे कितने? 96% वोट। 96% वोट वैलिड है। एक उम्मीदवार को मिले हैं 15,360 जो कि वैलिड हम इतना निकाल चुके हैं ना, वैलिड इतने हैं। देखो इतने लोग डालने आए, जिसमें 4% इनवैलिड हो गए, तो 96% वैलिड बचे। अब इसका भी 80%, इसका भी 80% भाई साहब को मिल गए, जो कि कितने हैं? 15,360। तो अब आप देख सकते हो, आपको कुल संख्या बतानी है, 2 जीरो उड़ा दो यहां से। अब आप ये देखो 8 से ही काट दो, 8 एकम 8, बचा 73, 8 8 64, 8 9 72,
ठीक है, बचेगा एक, 8 दूनी 16। तो अब आप ये देखो 15,360 को अगर हम काटेंगे तो 1920 बार कटेगा। अब आप और देख लो, 96 दूनी 192, अरे वाह, तो ये 20 बार कट गया। और आप ध्यान से देखो और कुछ हो पाएगा, तो आप देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और इसको काट दो 50 बार। तो अब आपको पता है एक्स की वैल्यू हो गई 5 इंटू 5,000, तो कितना 25,000, 25। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, 19 का अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 25,000। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को, इतना सिंपल। ऐसे देखो आपके कई सारे सवाल आ रहे हैं ना ये चुनाव वाले, तो अब आपको समझ में भी आने लगे होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है ना, ये आपको पता होगा, इसकी ट्रिक व्रिक आपको पता होगी। कह रहे हैं एक घोल के आधे लीटर में 15% अल्कोहल है, ठीक है, 15% क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल की सांद्रता को 50% करने के लिए मिलाई जाने वाली अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आधा लीटर का मतलब क्या होता है, 500 ml, 500 ml। अल्कोहल कितनी है, 15%। अच्छा, तो हमें ये बताना है कि हाफ ऑफ द लीटर टू चेंज द अल्कोहल कंसेंट्रेशन, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू बी मिक्स्ड। अल्कोहल ही मिलाना है ना, अल्कोहल। और आपको पता है ये वाली जो ट्रिक होती है ना, उसमें हम कांस्टेंट को ढूंढते हैं कि कांस्टेंट कौन है, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि वो मिल चेंज नहीं हो रहा। तो आपको पता है 15% अल्कोहल है तो 85% इसमें क्या होगा, पानी होगा, ठीक है। तो 85%, 500 का जो 85% है वह अभी भी उतना होगा जितना कि पहले है। तो अभी देखो अब नई वैल्यू मान लो x आ गई, हमने x लीटर या उसमें कुछ मिला दी मात्रा पानी की, तो अल्कोहल की मात्रा आप कितनी, हमें 50 करनी है। तो 50-50 का मामला है, 50 अल्कोहल होगा 50 पानी होगा। इसमें 15 अल्कोहल है तो 85% पानी है। तो पानी अभी भी सेम है 500 के 85% में, और x के 50% में भी अभी पानी सेम है मात्रा, क्योंकि पानी मिलाया ही नहीं, अल्कोहल मिलाया है। तो आपको पता है 50 से 50 10 बार, ये 510 बार कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 850। मतलब हमारे जो नए मिक्सचर की वैल्यू है ना ml, वो कितना 850 ml है, जबकि हमारा पुराना मिक्सचर आधे लीटर का तो था, अब कितने का हो गया 850। मतलब हमने 350 ml की मात्रा मिला दी, 350 ml की मात्रा मिला दी, मतलब ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। तो आप ये देखो, आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट मात्रा, फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई जो ना बदले, जो ना बदले, जैसे इसमें पानी नहीं बदल रहा, अल्कोहल बदल रहा, इक्वल सेकेंड मात्रा, नई मात्रा या सेकंड मात्रा मल्टीप्लाई जो ना बदले। बस ये आप दोनों में से ढूंढ लो, आंसर आपका मिल जाएगा। इसमें बस इन 4 चीजों में 3 चीजें देता है, चौथी पूछ लेता है, बस वो यही है। इसमें ये वाली वैल्यू पूछी थी, तो पहले 500 ml का था, अब 850 ml का मिश्रण है, जिसका मतलब 350 बढ़ गया, तो हमने 350 मिलाया है। इतनी सिंपल सी बात। चलते हैं अपने सवाल नंबर 21 की ओर। कह रहे एक संख्या में 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार की संख्या में 34% की कमी कर दी जाती है, तो मूल संख्या में वृद्धि। देखो वही सवाल आ गया फिर से, है ना। आप ये देखो कि 100 से हमारा कितना हुआ है, 12% की वृद्धि, मतलब 112, ठीक है। कैलकुलेशन ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो 100 से कितना हुआ होगा, 123। अच्छा, और देखो अब कितना हुआ है, 100 से कमी कर दी गई, तो कितना हो जाएगा 66। अब आप ये ध्यान से देखो, काट लो, ये 4 से तो कट रहा है, तो 25 चौको 100, इसको काट लो, 4 दूनी 8, चौवट 32, ठीक है। और इसको काट लो, 7 चौको 28, इधर 25, इसको चाहो तो और काट लो 50, और ये कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो अब आप देखो मल्टीप्लाई तो करना है, 25 पंचे 625 इंटू 50, 625 इंटू 50, 625 इंटू 5 3125, 31,250। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता है, देखना अब हम कितनी दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे। 123 इंटू 7, 33 को लिख दो, 11 इंटू 3, और 7 3 क्या होता है 21। अब देखना मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जबकि ये करना आपको मन में। 21 का मल्टीप्लाई करो, 21 यहीं 63, हासिल लगी 6, 21 दूनी 42, 6 48, हासिल लगी 4, 21 एकम 21, 21 4 25, 2583। अब इसमें हमें किसका 11 का तो मल्टीप्लाई करना, और आपको पता है कि 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 2583 लिख दो जीरो लगा के, और फिर नीचे 2583 लिख दो। 3 1 4 8, 28,413। 31,000 से कितना हो गया 28,413। तो आप ये देखो डिफरेंस कितने का आ गया, 31,250 से 28,413। अब आपको पता है कितना हो गया 37 और 8
और यहाँ पे 2, 2837। अब देखना, अब हम पूरा नहीं करेंगे, आपको पता इसका 10% बताओ, 3125। अगर ये 10% कम होता तो 3125 कम होता 10%, लेकिन ये 28 हुआ है, लेकिन 10 से भी कम हुआ है। देखो पहली बात, इंक्रीज तो हुआ नहीं है, और 10 भी नहीं हुआ है, तो 9% की डिक्रीज है, 9% की कमी है। ऑप्शन नंबर बी। जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन करें, मैंने सिर्फ डिफरेंस से ही आंसर लगा दिया कि 2837 का डिफरेंस है, तो आपको 10% 3125 है, मतलब 10 से कम आएगा। 10 से कम की कमी एक ही ऑप्शन में तो है, तो अपना ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करते जाओ, जितने अच्छे जितने कैलकुलेशन में प्रैक्टिस कर ली उसका बस हो गया भाई, सीजीएल क्लियर। कह रहे सुनीता और ममता के बीच में हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, लेकिन 2% वोट अवैध थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नामांकित मतदाता बताने हैं ना चुनाव में, नामांकित मतदाता मतलब गांव की जनसंख्या, तो मतलब गांव की जनसंख्या x मान लो। अब उसमें से 85% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो 85% ही लोग आए हैं 100 में से। ठीक है, अब कह रहे 2% अवैध भी हो गए, तो मतलब इसमें से 98% ही वैलिड बचे हैं, बाकी 2% तो वेस्ट ही हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। सुनीता को इतने वोट मिले जो कि वैध वोटों का 78% है, तो वैध का भी आप 78% अगर निकाल दोगे ना, तब जाके इतना आ जाएगा, कितना 64974। तो अब आप ये देखो 5 से काट दो 17, ये 20, ये 10, 49। ठीक है, और काटो, चलो 17 से इसको काटो, 17 चौको 68, 17 3 51, कितना बचेगा 13, 17 7 17 8 136, बचेगा 3, 17 दूनी 34, बचेगा कितना 34 और 4 37। 17 से कट नहीं रहा गया, 17 से तो कटना पड़ेगा इसको, नामांकित मतदाता बताने ना। 17 3 51, कितना बचा 13, और फिर 9, 17 बना 17 3 51, 17 बना 17 8 136, 17 7 17 8 136, तो 3 बचा, 17 दूनी 34। अच्छा 17 दूनी कट तो रहा है, ठीक है 17 से कट गया। अब आप ये देखो 13 से भी कटेगा, 13 छंग 78, 13 दूनी 26, कितना बचेगा यहाँ पे 12, 13 नमैया 117, 13 चौको 52। ठीक है, 6 से काटो, 6 से भी कटेगा, 6 चौको 24, 6 नमैया 54, 49 49 पूरे साफ हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं। तो आप देखो एक्स की वैल्यू सीधे आ गई 1 लाख। गांव की जनसंख्या कितनी है 1 लाख। ऑप्शन नंबर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा। बस धीरे धीरे क्या कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन जिसने जितनी जल्दी कर ली उसका उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, कभी जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे आंसर गलत आ जाएगा और डर लगेगा और दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से पढ़े पढ़ लो, या फिर भयानक तरीके से याद कर लो तो हो जाएगा। समझ लो, एकदम कभी ऐसा मत करना कि भूल करके जल्दी जल्दी कर दिया, गलत हो जाएगा भैया, दोबारा करनी पड़ेगी। क्यों डबल टाइम वेस्ट करना, मैं 2-3 सेकंड ज्यादा ले लूंगा ना, ठीक है, लेकिन सही आंसर तक तो पहुंचूंगा कॉन्फिडेंस के साथ। देखो ये सब बातें सिलेक्टेड बंदा ही बता सकता है, बाकी टीचर कहेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, यही तो सीखना है। ये भाई पेपर में इतना प्रेशर रहता है ना चीजों का, कि वहां पे अच्छे अच्छे हिल जाते हैं भाई। कह रहे हैं पी और क्यू के बीच में चुनाव हुए, पी को कुल वैध मतों में से 78% मिले यदि कुल मतदाता इतने थे। ठीक है, कुल मतदाता कितने थे 75 60 000। ठीक है, क्यू को वैध मतों की संख्या क्या थी यदि 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, मतलब लोग 10% देने नहीं है, 90% लोग वोट देने आए हैं, इसका 90% लोगों ने वोट दिया है। 15% अवैध भी हो गया, मतलब कितना 85% लोग वोट देने आए, मतलब वैलिड हो गए वोट। पी को कुल वैलिड मतों का 78% मिला है, मतलब इसका भी पी को कितना मिल गया 78। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्यू को वैध मतों की संख्या क्या थी। अच्छा, अगर पी को 78 मिले हैं, पी को 78 मिले हैं तो क्यू को कितने मिले होंगे, ये तो पी को मिले हैं, तो क्यू को मिले होंगे 22%। तो ये तो अपने वैध मत थे ना वैलिड, इसका हमें क्या निकालना है 22% निकालना है, कि क्यू को मिले मतों की संख्या बतानी। तो अब आप ये ध्यान से देखो, 1 2 3 4, एक ये 0 काट दो। ठीक है, तो अब आप ये देखो इकाई का अंक 2 2 8 2, अगर कहीं 8 इकाई का अंक आ रहा हुआ ना, देखो मैं एक बार और लिख देता हूँ साफ तरीके से, 56 × 9 × 85 × 22/10। तो देखो अभी और काट लेंगे, 11 5 17। तो आप ये देखो 9 छक्का 54, 4 7 चौको 28, 8 8 एकम 8। तो आप देखो इकाई का अंक 8 आ रहा है, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो देखो अपना ऑप्शन एक ही हो गया। तो जब कभी भी ऐसा हो तो एक बार चेक कर लो। वैसे मोस्ट ऑफ द केस ये होगा कि आंसर इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन आप लकी हैं कि आपके पेपर में सवाल आया जिसमें इकाई का अंक 8 एक ही ऑप्शन में था। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में दो वाला आंसर होगा, है ना।
तो अब आप ये देखो लकी है, तो आप देखो 6 9 इकाई अंक बस देखना है, इनका मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 3 6 3 18, इकाई अंक कितना आएगा 8, इकाई अंक 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। चले आगे, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 24 कह रहे 3 उम्मीदवार एक्स वाई जेड ने चुनाव में भाग लिया, एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले। ठीक है, सबसे पहले आप ये चीज देखो ना, एक्स वाई और जेड, एक्स को 22 से 30%, जबकि जेड को 22 से 25, अच्छा मतलब दोनों लोगों को 22 से ज्यादा ही वोट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से अगर इसको मान लो 10 ही मान लें, 10, तो इसको एक्स को कितने मिलेंगे 13, 30% ज्यादा, और जेड को 25% मतलब 12.5। पॉइंटों में चले गए, दिक्कत होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वोट मिले, एक्स ने जेड को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, तो हमें पता है एक्स ने तो जेड को आधे वोट से पीछे छोड़ा है, आधे वोट से। आधे वोट की वैल्यू अगर 5000 है, आपसे पूछा है, और कोई भी मतलब 71% मतदाताओं ने मतदान किया है और कोई भी अवैध नहीं है, तो आपको बताना मतदाता सूची में कितने लोग थे। तो आधे की वैल्यू अगर 5000 है, तो एक की वैल्यू कितनी है 10,000। तो आप ये देखो 13 वोट इनको, 10 इनको, 12.5 इनको, तो टोटल मिले कितने हैं, तो 30 और 32, 35.5, 35.5 वोट मिले हैं। तो मतलब अगर हम 10,000 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3,55,000। अच्छा ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि 71% मतदाताओं ने वोट डाला है, सिर्फ 71%। ये जो वैल्यू है ना, ये 71 की आई है। ये तो मिले हैं ना, एक्स और वाई जेड को कुल मिला के वोट मिले हैं इतने 3,55,000, जो कि टोटल वोट तो 71% ही डले हैं ना। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पना 35, 5 बार कटेगा 5,000। तो कुल मतदाता तो 100 होंगे ना, कुल मतदाता अगर 100 होंगे मतलब, तो 5,000 मल्टीप्लाई 5 लाख आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पेपर में, एग्जाम में ये सवाल गलत होगा, ये गलत होगा, समझ रहे हो ना, ये पक्का गलत होगा। और कम से कम 80 मतलब क्या कह सकते हैं, 20-30% बच्चे, तो 30% बच्चे उसको गलत करके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो जल्दबाजी, होशियार बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो टॉप बच्चे हैं, जल्दबाजी में बस यही देखेंगे और देख के आगे बढ़ जाएंगे और अपना आंसर लगा देंगे। समझ रहे हो, ये गलती आपको नहीं करनी है, सवाल को पूरा पढ़ लेना है। कह रहे हैं क्या, ध्यान से देखो, कह रहे हैं किसी वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है, अंतिम कीमत 2295 है, आरंभिक कीमत 1000 है, दूसरी बार की प्रतिशत वृद्धि पहली बार से दुगनी थी, तो दूसरी बार की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आप ये देखो, कीमत थी कितनी 1000, अब बढ़ के कितनी हो गई 2295। तो अब आप ये देखो, यहाँ पे जो कुछ बढ़ाया गया है ना पहली बार, उसकी बार डबल है, मतलब दूसरी बार जो है ना, दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार की दुगनी है। यहाँ पे अगर 1% बढ़ा है, तो यहाँ पे 2% बढ़ा है। तो आप देखो ऐसे कोई ऑप्शन होंगे जो डबल के आसपास होंगे, देखो 70 और 35, ये जो 2 ऑप्शन है ना, इनमें से कोई एक आंसर है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा। अब आप ये देखो, अगर हम 35 पहले % बढ़ा दें और दोबारा में कितना 70 बढ़ाएंगे, डबल बढ़ाएंगे ना, तब देखो ये आता कि नहीं। तो आप ये देखो 1000 से अगर हम 35 बढ़ाएंगे तो 135 आ जाएगा बटे 100, और 70 बढ़ाएंगे तो 170 बटे 100। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है, तो 35 और 70% का आप देखो फाइनली कितना बढ़ता है, 35 प्लस 70 इंटू 35 बटे 100, तो 7 3 10, ये हो गया 105, प्लस 0 से 0 काटो, 7 3 गई 35, 210 और 35 245, 7 गई 210 और 7 पन्ना 35 245, 24.5, तो कितना हो गया 129.5। तो 129.5 बढ़ेगा तो 1000 से 2229, बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर। दूसरी बार में पूछा ना, तो 70 आंसर हो जाएगा, 70। दूसरी बार में 70% बढ़ेगा, पहली बार में 35, क्योंकि दूसरी बार जो है ना, दूसरी बार वो पहली बार की कैसी दुगनी है। पहले अगर 35% बढ़ेगा, दोबारा में 70%, और हमने वेरीफाई भी कर लिया 35 और 70 को अगर हम जोड़ेंगे तो 129% की वृद्धि होगी, 129.5 की। अगर 1000 में 1000 का 129.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1295। तो 1295 का मतलब है 2295 हो जाएगा फाइनली ऐड होकर। ठीक है, मतलब ऑप्शन वेरीफाई, इसको ऑप्शन से ही करना है, नहीं तो आप देखो कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो जाएगी। 1000 मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स बटे 100, दोबारा में क्या है 100 प्लस 2x बटे 100, तब जाके अपना आएगा 2295, जो कि कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, यहाँ भी हमें ऑप्शन से ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतरीन यही है कि ऑप्शन से उठा लो, जो डबल के आसपास हो उनको पहले चेक कर लो। ठीक है, बाकी फिर डबल करके या आधा करके आपको 1 बाई 1 चेक करना ही पड़ेगा।
चले चलते हैं आगे। कठिन सवाल था वो, ज्यादा सरल आसान सवाल नहीं है। देखो, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है, वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य 35% से चूक जाता है। आप ये देखो, 450 भाई साहब ने प्राप्त कर लिए, 35% से चूक गए हैं। टारगेट 85% का था, मतलब 85 मार्क्स लाए थे, लेकिन 35% कम ही आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 50% भाई साहब मार्क्स लाए हैं। 85 में से कितना कम कर दो, 35। 50% भाई साहब मार्क्स लाए हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो हमसे पूछ क्या रहे, लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मतलब 85% को पूरा करने के लिए प्राप्त अंकों में से कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तो अब आप ये देखो, 50 भाई साहब के आ गए हैं, 50%। लाने कितने हैं, 85%। इसमें तो इसका कुछ काम ही नहीं है। 85% तो कितने की वृद्धि चाहिए, 35 की। कितने से, 50 से, मल्टीप्लाई 100, 70%। तो आपको 70% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब आपके जितने भी डिजायर्ड मार्क्स थे ना उतने आ पाएंगे। आप 35% से चूक गए, इसका मतलब आपके मात्र 50% मार्क्स आए हैं और आपको जाना 85 तक है। तो आपको 35 बढ़ाने हैं 50 में से, 50% से एक्स्ट्रा 35 लाओ, मतलब 70% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। सवाल नंबर 26 का अपना 70 राइट आंसर। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी प्रॉपर तरीके से। चलें अगले, सवाल नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लगाइए भैया। कह रहे हैं, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, पी को वैध मतों में से बैलेंस, आप देख रहे हो इलेक्शन के क्वेश्चन काफी आए हैं। 42% मत प्राप्त हुए, क्यू को 45,360 से विजयी हो गया। ठीक है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, डाले गए मतों से 10 अवैध पाए गए। मतदाता में कुल पंजीकृत मतदाता, हमें पता है गांव की जनसंख्या एक्स मान लो, 20% वोट लोग देने नहीं आए तो 80% लोग तो देने आए हैं, 10% अवैध हो गए तो 90% तो वैध हैं। ठीक है, अच्छा, वैध मतों से 42% मत प्राप्त हुए और इतना जीत गया। तो आप पी और क्यू की बात करो ना, पी को मिला है वैध मतों का 42 और क्यू को मिला हुआ कितना, 58, तभी तो 100% वैध मत होंगे। और क्यू जीता कितने से है, तो आपको पता है 16% से। लेकिन सवाल कह रहा है कि वैध मतों का जो भी मिला है उसको, वो 16% से मेरे हिसाब से जीता है, और जीता वो कितने से, 45,360। 2 जीरो ये काट लो और देखो, और क्या करें, 9 से कटेगा ही कटेगा, 9 पना 45 और 9 चौको 36 पर 5,040। अब देखो 16 से कटना चाहिए, 16 3 48, 2 बचा, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 315। ठीक है, और देखो अगर हम 315 को ध्यान से देखें तो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, ये 25। ठीक है, तो अब देखो अच्छे से अगर लिखें तो 315 इंटू 25 इंटू 100 बटे 2, इसको भी काट लो, 25। ठीक है, तो अच्छा 2 से कटेंगे तो 50 बार कटेगा, 50 बार, तो लास्ट में एक अंक तो आएगा ही 0। ठीक है, और लास्ट में आएगा 5। देखो 1 0 तो यही आएगा। अब ध्यान से देखो ना, कैलकुलेशन पूरी करनी क्यों है, नहीं करेंगे। 5 इंटू 10, 50 को ये लिख सकते हो, तो देखो 1 0 तो आएगा ही। तो एक देखो इसमें तो 3 जीरो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, 2 जीरो नहीं हो सकता, इनमें से कोई एक आंसर है। तो आपको पता है इकाई अंक देख लो, 5 5 5 5 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन में पूरी नहीं करनी है, हमको दिमाग दौड़ाना है, दिमाग। देखो सबसे अच्छी बात यह कि वहां पर 4 ऑप्शन रखे हैं, आंसर इनमें से एक पकड़ना है। तो हम भैया कुछ भी करेंगे ना, कुछ भी करके आंसर लाएंगे और नए आंसर तक पहुंचेंगे, मार्क्स लेंगे पूरे। चले आगे, उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे समझ में आ भी रहा हो। चलते हैं आगे अपने सवाल नंबर 28 की ओर। ये देखते हैं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। कह रहे हर महीने एक व्यक्ति 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खरीदता है। हम लिख ले रहे हैं, यहाँ राइस है, ये व्हीट है। भाई साहब क्या करते हैं, 20 केजी राइस खरीदते हैं और 8 केजी गेहूं। ठीक है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, 20% का मतलब 1/5। गेहूं की कीमत का, गेहूं की कीमत अगर 5 है तो ये राइस 1 है। यूनिट की बात कर रहा हूं, चलो x मान लेते हैं, दिक्कत हो रही है अगर आपको। जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के संयुक्त रूप से 300 रुपए का कुल व्यय है। तो हमारे हिसाब से तो अब व्यय देखो कितने का हुआ, 20 किलो एक यूनिट के हिसाब से कितना हो गया, 20x का खर्चा, यहाँ पे हो गया 40x का खर्चा। तो टोटल अगर हम देखें तो 60x का खर्चा है और ये सवाल 300 दे रहा है। तो x की वैल्यू आ गई 5, मतलब ये कह सकते हैं ये 5 है इसकी कीमत और इसकी कीमत है 25। ठीक है, अभी वर्तमान की किलो की अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा, और हमसे क्या कह रहे हैं, यदि गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए मतलब इसका 5 बढ़ जाए, तो अब गेहूं की कीमत क्या हो जाए, 30 रुपए पर केजी।
30 रुपए पर केजी। कह रहे हैं यदि 300 रुपए के समग्र व्यय को बनाए रखने के लिए चावल में कितने प्रतिशत की कमी करें, मतलब गेहूं में कमी नहीं कर रहे हैं। तो गेहूं अगर 8 किलो खा रहे थे पहले, तो अभी भी 8 किलो ही खा रहे हैं। तो अब आपको पता है 300 रुपए तो हमें टोटल खर्च ही करने हैं, जिसमें से हमें क्या लेना है, व्हीट लेना है और राइस लेना है। आपको पता है अब जो कीमत बढ़ गई ना, हमने 25 रुपए पर केजी व्हीट निकाल लिया, अब 20% इसकी कीमत बढ़ गई है, तो 30 रुपए का आ रहा है। और 8 किलो कितने का आ जाएगा व्हीट, 240 रुपए तो यहीं चले गए। 240 रुपए तो हमारे 300 में यहीं चले गए। बचे कितने हैं, 60 रुपए। 60 रुपए बचे हैं ना। अब 60 रुपए के हम क्या खरीदेंगे, राइस। और राइस हम कितने मतलब 60 रुपए में, और राइस कितना रेट चल रहा है, 5 रुपए पर केजी। राइस का रेट 5 रुपए पर केजी है ना, तो कितना राइस आ जाएगा, 12 केजी। अच्छा, राइस हमें कम करना पड़ा, 20 केजी से 12 केजी पे आ गए। 8 केजी राइस कम किया है 20 पे, मल्टीप्लाई 100, 20 500 8 5 40, 40% की कमी कर दी। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट। मतलब इतना सिंपल सा सवाल था, मैंने देखा यूट्यूब पे, पता नहीं लोग क्या करवा रहे हैं, है ना, एक्स वाई पता नहीं क्या मान रहे हैं भैया, कितनी इक्वेशन नई इक्वेशन पुरानी, कुछ है ही नहीं सवाल में। 20 केजी यहाँ दिया, 8 केजी यहाँ दिया। और आपको पता है कि जो आपकी कीमत का अनुपात है वो 1:5 है, तो हमने 5x x मान लिया। तो देखो टोटल खर्चा कितने का हो गया, ये 20 किलो खरीदेंगे x के हिसाब से तो 20x, ये 5x की कीमत से 8 किलो खरीदेंगे तो 40x, 60x की वैल्यू 300 दी गई, x की वैल्यू 5, मतलब ये 5 रुपए केजी है, ये 25 रुपए केजी है। 25 रुपए में 20% बढ़ जाएगा तो 30 रुपए पर केजी हो जाएगा ये। और हमें व्हीट को कम नहीं करना है, तो 8 3 24, 240 रुपए तो यहीं खर्च हो जाएंगे 300 में से। बचेगा कितना, 60 रुपए। 5 केजी के हिसाब से 12 किलो आ पाएंगे, जबकि ये 20 किलो आ रहे थे पहले। तो 8 केजी की कमी हो गई 20 पे, तो 40% की इसने क्या कर ली, खपत में चावल की कमी कर ली। सिंपल सा सवाल था, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस थी ही नहीं, है ना, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा सवाल था। अपना 40% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, चलते हैं आगे। सवाल नंबर 29 को ध्यान से देखो। पी और क्यू का वेतन 9,60,000 है। क्यू अपने वेतन का क्रमशः इतने इतने खर्च करते हैं। तो सबसे पहले ये मानो पी और क्यू, पी कमाता है 100x, क्यू कमाता है 100y। ये क्या है, इनकम। इनकम। तो अब आप ये ध्यान से देखो, अगर हम खर्च की बात करें, पी और क्यू बचाते हैं, सेविंग्स, सेविंग्स ध्यान से देखना। तो आपको पता है ये 64x यहाँ पे बचाएगा, ये बचाएगा 44y, तो ये अपनी आय का इतना इतना क्रमशः बचा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर की बात करें तो आपको पता है यहां पे इसका बच जाएगा 56y और यहां पे बच जाएगा इसका 36x। लेकिन सवाल में कुछ दे रहे हैं, कह रहे हैं पी का व्यय और पी क्यू के व्यय का 1.5 गुना है। 1.5 गुने का मतलब क्या होता है, 3/2। देखो पी पहले सुनाई दिया, पी लिख लो, क्यू बाद में सुनाई दिया, क्यू नीचे लिख लो। 1.5 गुना सुनाई दिया तो 1.5 का मतलब 3/2 लिख लो। जबकि हमें पता है पी का बच कितना रहा है, 36x, और क्यू का 56y बराबर 3/2। तो आप देखो ये 3 से काटो 12, 4 से काटो 4 3 12, 4 16, इससे काटो 7। तो आपको पता है x/y जो हमारा आ जाएगा 7/3। तो आपसे यही तो पूछा था, पी के वेतन और क्यू के वेतन का अनुपात, पी का है 100x, क्यू का है 100y, x/y का अनुपात कितना है, 7:3। अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गलती होने के चांस यहाँ भी है, 3/7 दिया है ना, अगर आपने यहाँ गुणा भाग उल्टा कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, 3:7 हो जाएगा, जबकि आंसर कितना है, 7:3। समझ रहे हो, सिंपल सा सवाल था, बस आपको तरीका आना चाहिए कि सवाल लगाते कैसे हैं। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा टफ सवाल है आई थिंक। कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए 10% अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोटों से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, ठीक है। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का इतना % प्राप्त हुआ है, उसे इतने वोटों से निर्वाचित घोषित कर दिया, मतलब जीत गया, डिक्लेयर्ड 2484 वोट, है ना, इलेक्टेड बाई 2484 वोट। उस चुनाव में वोट देने के लोगों की संख्या 16,000 थी। चलो पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखो हमें पता है 16,000 लोग वोट दे रहे हैं। अब देखो कि इसमें कितने लोग देने गए, 22% लोगों ने नहीं दिए, तो इनके घटा लो, 100 - 22/100। हम यही तो करते थे, जैसे 5% लोगों ने नहीं दिए तो हम 100 - 95/100 लिख देते थे, तो हमने वही किया, सेम प्रोसेस नहीं बदलेंगे। डाले गए 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 90% कैसे होंगे, वैलिड होंगे, ठीक है भैया। अच्छा ट्विस्ट यहाँ पे है, ये 59.375। तो अब आप ये देखो 59.375 की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, तो अब आपको पता है इसको हम ये लिख सकते हैं 59 + 0.375%। तो आपको पता है ये तो हो जाएगा अपना 59/100, 59% का मतलब। अच्छा आपको पता होगा 37.5, 3/8 होता है, 3/8।
तो यहाँ भी 3/8 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे 2 अंक बाद है तो नीचे 800 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पे देखो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 800। अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंच 40, 8 9 72, 472, 5 इंटू 8 पंच 40, 9 8 72, 472। ठीक है, प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 475/800। अगर हम इसको 5 से काट लें, पनम 45, पचम 25, 5 एकम 5, 5 छः 160, 5 से फिर काट लो 16, 19 पना 95 और 36, 36, हाँ 16 नहीं 32, 32 तो कितना आ जाएगा 19/32। 19/32 आ गया। अब आप ध्यान से समझो, 19/32 जो आया है ना, इसमें से क्या है, समझने वाली चीज क्या है। तो आप कहेंगे गुरुजी कि वैध मतों का इतना, तो अगर वैध मत हम 32 मान रहे हैं, वैध अगर 32 हैं तो उनमें से 19 वोट किसको मिले हैं, 2484 वाले को। 2484 वाले को कितने वोट मिले हैं, 19 वोट। ठीक है, 19। तो अच्छा दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 32 को 2 पार्ट में डिवाइड करें, 19 और इधर पे कितना आ जाएगा 19 20 13। जीत एक को 19 मिले हैं जो जीता है, और हारने वाले को वैध मतों का कितना मिला होगा 13। कितने का डिफरेंस है, 6 का। 6 का कितने का, वैध मतों का। 6 वोट मिले हैं वैध मतों का एक्स्ट्रा। तो आपको पता है वैध कितने हमने 32 माने थे ना, 32 में से 6 वोट उसको ज्यादा मिले, 32 में से 6 वोट उसको ज्यादा मिले हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है 2484। इरेजर ले लेते हैं, 2484, 2484। ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं, 2484। तो अब आप ध्यान से देखो, अब इनको काटना है बस। तो अब आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 दूनी 32, इनको काटो 3। ठीक है, इधर काटो 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24, 9 से काटो, 9 9 81, 9 दूनी 18। x माइनस वाई इज इक्वल टू 92, तो y इज इक्वल टू 8। तो हमसे y की वैल्यू ही पूछी थी, सिंपल सा सवाल था, कैलकुलेशन थी। मतलब ये चीज आपको समझनी थी। ये अगर आपको समझ में आती है कि इसको हमें फ्रैक्शन में कैसे ले जाना है, तो आपको फ्रैक्शन आ रही है कितनी, 19/32। मतलब 32 अगर वैध हैं तो 19 जीतने वाले को मिले हैं, 13 हारने वाले को मिले हैं। तो कितने ज्यादा मिले हैं, 6। कितने में से, 32 में से। 32 ही तो वैध थे, देखो वैध वोटों का इतने %। 6 वोट ज्यादा मिले हैं 32 में से, तो 6/32 की वैल्यू सवाल में दी गई है 2484। तो ये भाई मतलब गुड क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ऐसे आएंगे तो बच्चे पेपर में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट था। ये जिसने क्रैक कर लिया फिर उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो ऐसे कितने 6 7 8 सवाल लगा चुके होंगे ऐसे ही, सेम लाइन वाले, सेम लिख रहे हैं, बैड मत और देने नहीं आए लोग, उस तरह की चीजें, समझ रहे हो। तो इतनी सिंपल सी बात थी। तो हाँ, सवाल हुए खत्म। तो आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि आज हमने क्या किया, एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी सवाल परसेंटेज के आए थे वो सब हमने बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखे हैं, बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर बचे हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब धीरे धीरे हम सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे, पीवाईक्यूज ऑल। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पीवाईक्यू के अलावा भी कुछ करने की जरूरत है। पीवाईक्यू कर लो, मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे एसएससी के पेपर हो चुके हैं कि आप उनमें से ही सब ढूंढते रहेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर का आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ठीक है भैया, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी कर दें अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो में। ठीक है भाई, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।